गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपीलों को मंजूर कर लिया। आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के इस अक्सरियती फैसले को कल अदम करार दे दिया है। इस फैसले में कहा गया था कि आम इंतखाबात के नतीजे में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ। अदालत उज़्मा ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि मखसूस नशिस्तें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं और ना ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। अदालत ने यह फैसला 7 बेंच की अक्सरियत से देते हुए ये अपीलें मंजूर कर लीं। इस अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो 77 मखसूस नशिस्तें हैं वो अब बहाल हो गई हैं। आज तहरीक इंसाफ ने इस केस के फैसले के हसूल के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया। इस ख़त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया है। मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत शामिल हैं। जस्टिस सलाउद्दीन के जो बेंच से अलहदा होने के बाद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 10-12 जजेस के दस्तखत इसमें कम से कम लाजिम थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अलग राय दी, जबकि जस्टिस मज़हर, जस्टिस हसन की राय भी अलग ही नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ख़त में तमाम जजेस के अलग अलग फ़ैसलों की मुसद्दिका नकूल फ़राहम करने का मुतालबा भी किया है। इस फैसले के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को फैसला सुनाना चाहिए था। ज़रा देखिए, अगर 8 जजेस की तशरीह में कोई भाम था तो वो फुल कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती तो खत्म करती। ये तारीख की किताबों में, कानून की किताबों में कभी नहीं सुना था 13 मेंबर जजमेंट कोई 7 मेंबर जजेस सेट असाइड कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का कभी ऐसा तरीक़ाकार नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ में इतने हद ना क्रॉस करे। मेरी सबसे दरखास्त है, ये मुल्क और कौम के फायदे के लिए नहीं। हमारी चीफ जस्टिस से इल्तिमास है कि आप इंसाफ होता हुआ नजर करने के लिए तो करें। हम चीफ जस्टिस से बरमला और पुरजोर अपील करते कि अपने अदालतों पे तो नजर रखे। कानून के मुरव्वजा असूलों के मुताबिक इंसाफ की फराहमी आपकी आईनी जिम्मेदारी है। ये दिन गुजर जाते हैं लेकिन लेगेसी लोग छोड़ जाते हैं। मुल्क को अंधेरों में न धकेले। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के असरात क्या होंगे और इस फैसले की वजह से किस किस सियासी जमात को कितनी कितनी नशिस्तें मिलेंगी, इस पर एक नज़र डालते हैं। कौमी असम्बली में पंजाब से ख़वातीन की 11 मखसूस नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा से ख़वातीन की 8 नशिस्तें और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तें बहाल हो गई हैं। जबकि कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून को 14, पीपल्स पार्टी को 5 जबकि JUIF को 3 नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 मखसूस नशिस्तें बहाल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में JUIF को 10, मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7 और ANP को 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की 3 नशिस्तें बहाल हुई। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को 23, पीपल्स पार्टी को 2 जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 1 नशिस्त मिलेगी। सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 और अक़लियतों की 1 नशिस्त बहाल हुई। सिंध में पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। सो एक डिफरेंट सिनारियो मंजरनामा आपको नज़र आएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इन नशिस्तों की बहती हुई गंगा में मौलाना फजल रहमान भी अब लग रहा है कि हाथ धोएंगे। इस फैसले की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा में एक मजबूत अपोजिशन भी सामने आ सकती है और अगर तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान उनके साथ मिल गए तो फिर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का पांसा पलटा भी जा सकता है। इस फैसले से हम ये देख रहे हैं कि जो एक इत्तेहाद की फ़िज़ा बनी थी JUIF और PTI के दरमियान वो अब दूर दूर तक नहीं है। ज़रा बेस्ट सैफ को देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो मैं कौम के साथ अफसोस का इजहार ही करूंगा, अपने दुख का इजहार करूंगा कि पाकिस्तान में आईन और कानून की धज्जियां शायद वहां से उड़ाई गई हैं जो उसकी हिफाजत के जिम्मेदार थे। और मुबारकबाद दूंगा मौलाना फजल रहमान साहब को कि उनकी इंतहाई दिन रात की मेहनत और कोशिश के नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम पास हुई और जिसके बाद आज अदालतें इस तरह के फैसले कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये फैसला करवाया। जिनको भी इस फैसले से खुशी है उनको चाहिए कि वो मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करें। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने भी मौलाना फजल रहमान को इस फैसले का क्रेडिट दे दिया है। उन्हें भी देखिए।
मौलाना की जरूरत तो अब बड़े अरसे से किसी को नहीं है। मौलाना साहब तो खुद पीछे पीछे भागते हैं। हमने उनको एक इज्जत कमाने का मौका दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी मुखालफत होने के बावजूद चलो पंजाबियत के अंदर कोई इज्जत लब दिए तो ले लो, मगर वो शायद उनकी किस्मत में वो नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी प्रॉपरली उस अपोजिशन इत्तेहाद को ज्वाइन ही नहीं किया। इंडिपेंडेंट पार्टी, अब हम पीछे तो नहीं किसी के जा सकते। हम बड़ी पार्टी होने के बावजूद खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर चल के उनके पास गए, जिनको हर हल्के में हराया, मगर वही हुआ जो हमेशा होता है, ही वोटेड फॉर 26th अमेंडमेंट। वो भी उस गुनाह का हिस्सा है। Mohammad Zubair Saab and Hafizullah Niazi Saab, thank you so much for being on the program. I'll start with you, Niazi Saab. ये जो फैसला आया है, इसके बाद हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। अब हुकूमत हर किस्म की कानून साजी और आइनी तरमीम का इख्तियार भी ले चुकी है। सो आपको क्या एक मजबूत हुकूमत नज़र आ रही है आइंदा दिनों में? हुकूमत तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे और जनरल जवाहर हक साहब सदर थे, उनको तूती बोलता था, तो उनके खिलाफ एक कैंपेन चल पड़ी और मेरा ख्याल में मुझे याद नहीं पड़ता कि वो शायद रहीम यार खान के मखदूम साहब ने चलाई या गुजरात के चौधरी ने या इन सब ने मिल के चलाई। तो जवाहर हक साहब लाहौर तशरीफ़ ले के आए तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का कोई कुछ ही बिगाड़ सकता क्योंकि उसका किला मजबूत है। ये बड़े मशहूर लफ्ज़ थे, अल्फाज थे, और वाकई नवाज शरीफ साहब को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका था। ये कोई वाक़या होगा 1986 का या 1987 का। मैं ये आपको बता दूं कि इस हुकूमत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि इनका किला बहुत मजबूत है। लेकिन आया ये कोई सियासी किला यकीनन नहीं है। आया इस किले पे कोई नाज किया जा सकता है? मेरा तो ख्याल है कि कोई सियासतदान नाज नहीं करेगा। मुझे ये तकलीफ़ होती है, मेरी तो बहुत हमदर्दियाँ जो है मौजूदा हुकूमत के साथ हैं। मैं समझता था कि इनको बड़े नामसाइद हालात में इमरान खान साहब के वक्त में जो इन पे बीती है वो शायद किसी पे ना बीती हो, लेकिन उसमें कम अज़ कम उस निकलने के लिए बंदा अपनी सियासत को जो इस तरह खर्च नहीं करता। आज तक इन्होंने जितने भी सियासी इक़दाम किए हैं हुकूमत में आने के, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त में उस हुकूमत को तब्दील करने में, जितने कोई सियासी इक़दाम किए हैं, इनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो तहलील हुआ है, वो एक डाइल्यूट हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये खुद कहते हैं और बार बार दोहराते हैं कि इस पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, हमने सियासी सरमाया खर्च कर दिया। इसका मतलब ये है कि इनको मालूम तो है, ये कहना है कि जी कोई लाइलवी में है, तो अगर मालूम है और वो इस पर इतराते हैं या इस पर तासुब करते हैं, मुझे इसमें नहीं पता। लेकिन क्या सियासी जमातें अपनी सियासत को खर्च करती हैं? और क्या ये जो खर्च ना करती तो पाकिस्तान को डूब जाना था? पाकिस्तान इसी तरह रहना था। क्योंकि जो पाकिस्तान को बचाने वाले हैं, जिन्होंने 10 मई को हिंदुस्तान से बचाया है, उनके पास और भी कई तरीक़ेकार हैं। लेकिन ये सियासी जमात क्या करती है कि इमरान खान साहब को उन्होंने पकड़ा तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर छोड़ दिया, जब उधर से फारे हुए तो इनके ऊपर छोड़ दिया। अब मुझे बताएं कि फर्ज किया, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला किया था, मैं उससे ही मुत्तफिक नहीं था। मंसूर अली शाह साहब ने एक ऐसा फैसला किया जिसके लिए ना को किसी ने पिटीशन की, ना तरीके से पेश हुई। ठीक है, आपसे मुत्तफिक नहीं थे, बट ये फैसला कि चले सीटें आप पीटीआई को ना दें, सुन्नी काउंसिल को ना दें, लेकिन बाकी जमातों में बांट दें। दो फिक्रों में मेरे ख्याल मैं दो फिक्रे कहने थे मुझे। तो जब मंसूर अली शाह साहब ने फैसला किया, मैं उससे ही मुत्तफिक नहीं था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके फैसले मुकाबले में ये फैसला आ जाए और ये फैसला किया जाए कि जी वो पीटीआई को भी नहीं मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं मिलेगी, चलो फिर भी ना मिले। मैं जाती तौर पर समझता था कि ये सीटें पीटीआई को और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर कानूनी तौर पर नहीं मिल सकती तो ये फिर मुस्लिम नून को भी नहीं मिलनी चाहिए, ये पीपल्स पार्टी को और मौलाना फजल रहमान साहब को भी नहीं मिलनी चाहिए, और उनको भी इस बात के दराग होना चाहिए सियासी एक नाबगे होने की हैसियत से कि हम ये सीटें नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि ये वोट जो है लोगों ने जिनको भी दिए वो इमरान खान साहब को दिए हैं और वो उनका कोई हक नहीं पहुंचता। ये इतना तकलीफ दे पाकिस्तान के सियासतदानों का अमल है, हमारे सियासतदानों की जो जहां से भी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ का चाहे मुस्लिम नून का।
इनके भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने भी अपने गुनाहों की फहरिस्त जो है उसके अंदर लामतनाई इजाफा कर चुके हैं और करते रहेंगे और लगे हुए इस काम के। राइट, मोहम्मद जुबैर साहब, आपने ओपनली क्रिटिसाइज किया है इस फैसले को। आपने कहा denying PTI of the reserved seats is as blatant a decision as we have ever seen in our history। लेकिन जो पहले वाला फैसला था उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स थे, जैसे भी नियाजी साहब ने कहा। लेकिन लूप होल्स की इब्तिदा कैसे हुई है, कानूनी पेचीदगियां स्टार्ट कहां से हुई, वो अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट अवाम का मैंडेट है। पाकिस्तान के आइन में एक चीज बड़ी क्लियर कट लिखी हुई है कि पाकिस्तान विल बी गवर्न्ड बाय द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो 2024 फरवरी में जो अवाम ने वोट दिया था वो इनको नहीं दिया था जो सीटें जमा के बैठे थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो फैसले की में खराबियां आनी शुरू हुई वो बल्ले का निशान लेने के वक्त जो काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया, और फिर काजी फाइज ईसा खामोशी से बैठे रहे और देखते रहे कि इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं कि अब ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन, हमने ये तो नहीं कहा था कि पीटीआई बैन हो गई, हमने ये कहा था कि इनको सिंबल नहीं मिलेगा। लेकिन जब पीटीआई के कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन गए फरवरी के इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा पीटीआई को हम मानते ही नहीं जमात एज पर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखती रहे। इलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी जमहूरियत के लिए। ये वही मैंडेट है जो हम आज सब इत्तेफाक करते हैं कि बंगालियों का मैंडेट हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए मुल्क टूट गया था। तो जब इलेक्शन कमीशन गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की, बकौल सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करके ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था कि पीटीआई को हमने बैन नहीं किया। तो अगर सलमान अकरम राजा अपने पेपर्स लेके आ रहे हैं एज पीटीआई, तो उसको पीटीआई के तौर पर एक्सेप्ट करें। एक पहले किया वार किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा वार किया इलेक्शन कमीशन ने। सजा किसको हो रही है? पाकिस्तान के अवाम की। आई मीन ये कौन सा इंसाफ है? और पेचीदगियां जो थी या नहीं थी, मंसूर शाह साहब ने जब फैसला दिया तो ये दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान में तो शानदार रिकॉर्ड है ये हमारी जुडिशरी का। जब उन्होंने फैसला दिया कि ये सीटें जाएंगी तहरीक इंसाफ को, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको इम्प्लीमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया, पार्लियामेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया। भाई अगर आप उस वक्त भाई सही या गलत, तो उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। उसके बाद 2 दफा याद दहानी कराई गई मंसूर अली शाह और उनके बेंच की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कि ये इंप्लीमेंट करें, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब इसका क्या तरीकेकार है? अगर आप फंसाना चाहें किसी को कानून में और पेचीदगियों में, तो इस मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब है। और फिर सजा किसको है? पाकिस्तान के अवाम को। मैंडेट किसका छीना है? पाकिस्तान के अवाम का। उनको तो नहीं पता कानूनी पेचीदगियां क्या है, उनको तो नहीं पता कि जी इसमें हमने जाके वोट दिया सलमान अकरम राजा को, हमने जाके इलेक्ट किया पिंडी डिवीजन की सारी सीटें पीटीआई को, हमने इतनी सीटें दी कि उसके बेसिस पर हमें इतनी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए थी। आपने वापस जवाब दिया कि इसमें कानूनी पेचीदगियां आ गई हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये आज आप जिस तरह से भी उसको इस तरह से ले उस तरह से ले, लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल के बाद हम इस सारे प्रोसेस को एक फिक्स्ड मैच, एक फर्स्ट अप, एक ऐसी चीज जो कि पाकिस्तान की तारीख में बार बार दोहराई गई है, अवाम का मैंडेट छीनने के लिए। राइट, हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। नियाजी साहब, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार से मुलाकात के लिए पहुंचे। ये भी कहा गया कि वो वापस आ रहे हैं पार्टी में। आपको लग रहा है कि उनकी वापसी हो सकती है या उसकी ज़रूरत है सकती है मलैन को? मैं पहले 2-3 मैं कमेंट्स दे दूं, क्योंकि गवर्नर साहब ने 2-3 बातें की। मेरा ख्याल है, मेरा ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा फ़र्क है, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करवा दूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ जिसमें मैसिवली मैंडेट चोरी हुई है, ये उस आगाज नहीं था। इसका आगाज, इस तरह के इलेक्शन का आगाज हुआ है 25 जुलाई 2018, जब आरटीएस के निज़ाम के साथ मैसिवली नवाज शरीफ का मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया गया, मैसिवली और कोर्सिवली। और जुबैर साहब उसके अनिशाहिदैन के सामने होता रहे और ये वहां पे हम सारे लोग देखते रहे। लेकिन उसके पीछे भी एक बात है कि ये जो सिस्टम आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये
ये जिसको कहना चाहिए कि कौन, लेकिन करसे से ये बिल्कुल एक कंप्लाइंट हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट। और 2018 तक या 2016, 2017, 2018 फिर तो कोई इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी। अब मुझे ये बताएं जी, काजी फाइजा साहब जो है, मैं हकीकत समझता हूं कि जितनी ज्यादती तहरीक इंसाफ को अगर अल्लाह मियां को सजा दे रहे हैं ना, तो दो बातों की सजा दे रहा है। एक, काजी फाइजा इसके साथ उन्होंने जो ज्यादती की है उनके खिलाफ उस वक्त उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला, उनकी फैमिली पे मड स्लिंगिंग किया, जब वो अभी उनको सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला करके, गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे, उनको डिप्राइव कर दिया था कि कैसे नहीं सुन सकते इमरान खान साहब के गवर्नमेंट के डेकोरेटेड जनरल कर दिया वैसे। अच्छा अब आपने क्या स्कोर बराबर किया? मैंने देखो ना, आप ये देखें, काजी साहब ने, ये बंदियाल साहब ने जो कहा था पंजाब में इलेक्शन कराएं 13 मई को 2023 को करा लिए थे। मैंने तहरीक इंसाफ वालों को कहा है कि आप लोगों को अगर कोई इलेक्शन करा के दिखाएगा तो काजी फाइजा होगा, लेकिन ये नाशुक्रे लोग हैं, ये कभी नहीं कहेंगे। और ये 8 फरवरी के इलेक्शन का इजाज़ है, ये इसका शाखसान है कि तहरीक इंसाफ की पोलिटिकल गल जो है, जो एक अरसे से ऊपर उनका जो 7वें आसमान का सफर था वो 9वें आसमान में पहुंच गया था। अब उसमें उन्होंने जब ये कह रही काइश फाइजा उनको ये भी बताया था कि बच्चों ये इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है। या तो ये कहेंगे जब काइश फाइजा के पास केस आया तो उन्होंने कहा जी आप तहरीक इंसाफ का आप जो है नाम नहीं अप्लाई कर सकते। अब जब उन्होंने खुद कहा कि मैंने केस में लिखा था, तो ये बात उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब अगर ये भी नहीं पढ़ सकते और वो कहीं चैलेंज भी नहीं किया, और चैलेंज किया तो क्या जवाब आया? तो इसका मलबा जो भी जवाब है काजी फाइज साहब इसलिए नहीं डाला जा सकता अगर उन्होंने नहीं कहा। कभी किसी को देखा है कि एक बंदा जो नुक्रे लाइन लगो काजी फाइज साहब, 5 साल आप उसे जलील कर रहे हैं, 5 साल कह रहे हैं कि 2002 का हिसाब जो कानून कहते, कोई पाकिस्तान के शहरी 5 साल ज्यादा का अपने इनकम टैक्स हिसाब नहीं देता। ये कहते नहीं तुम 2002 को जो साथ ब्रदर जजेस कह रहे हैं। इसलिए ये एक ऐसी कहानी है कि मुझे इतनी तकलीफ होती है। मैं कहता हूं कि काजी फैज साहब पाकिस्तान की तारीख के उन बड़े जजेस में से है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये जब तसब्ब किया और ये ठीक है, अगर हम इस पे जुबैर साहब का कमेंट भी ले लेने हैं, पता चलेगा कितना बड़ा जज था। ठीक है जुबैर साहब, यू कैन सर्टेनली कमेंट ऑन दैट। और फिर चौधरी निसार की शमूलियत में भी अगर बात हो जाए, सस्पेक्टेड मैं चौधरी निसार की शमूलियत के हवाले से आपको ये बता दूं, इंटरनली जो मुझे पता है, जो मैंने देखा था पार्टी में रह के, मैं मरियम नवाज के भी बहुत करीब था, आपको पता है मरियम नवाज और चौधरी निसार की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ना बने। मरियम नवाज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स इन PMLN टुडे, और काफ़ी अरसे से हैं, और उनकी जो है मेरा ख्याल है पावर जो है पंजाब की वजह से उनकी पावर मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्गर देन इवन शहबाज शरीफ साहब, चूँकि वो बेटी भी हैं नवाज शरीफ की। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें हकीकत है जो कहानियां आ रही हैं कि चौधरी निसार को वापस आने के लिए कहा गया है, और उनको अगर कहा भी गया है तो उनको एक मीनिंगफुल रोल मिलेगा। मरियम नवाज विल नॉट एक्सेप्ट दैट रोल, एनी रोल फॉर चौधरी निसार जिसमें वो उनके डायरेक्ट थ्रेट बन के इंटरनली उभर के सामने आए। सो आई डाउट इट कि जी इसमें उस किस्म की जो खबरें आ रही हैं उसमें कोई हकीकत है। बहरहाल हो तो कुछ भी सकता है। अब मैं जाहिर सी बात है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने बात की है, मेरे नज़दीक फाइज ईसा के साथ ज्यादती हुई थी, बिल्कुल ज्यादती हुई थी, लेकिन अगर आप जज हैं या अच्छे इंसान हैं तो आप बदले नहीं लेते, खासतौर पर आप उस पोजीशन में बैठ जाएं जहां पूरे पाकिस्तान का दारोमदार आपके ऊपर है। तो आपने अगर कोई स्कोर सेटल करना था इमरान खान साहब से, जो उन्होंने ज्यादती की थी, लेकिन एक अच्छा जज खास तौर पर वो होता है जो इंसाफ के बेसिस पर फैसले करे, इस बेसिस पर फैसले ना करे। उन्होंने बड़े क्लियरली कहा था, मैं एक अल्फाज याद दिला दूं हफीजुल्लाह नियाजी साहब को, कि जब PTI का लॉयर उनके साथ आर्ग्यू कर रहा था कि जी घर पर छापे पड़ रहे हैं और डराया धमकाया जा रहा है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने कहा इफ यू कांट टेक द हीट व्हाई डू यू गो इन द किचन। ये कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बजाय कि ये कहे कि ये गलत हो रहा है, उल्टा ये कह रहे हैं कि जी आप अगर किसी को फोर्स करके अगर आप नहीं हीट बर्दाश्त कर सकते तो आप हट जाए सियासत से। और वो हमने देखा 2023 में 2022 में जो PTI के ऊपर दबाव डाल के अच्छे लोगों को सियासत से फारिग करवाया गया, वो कोई अच्छी रवायात
हम तालियां बजा रहे थे कि इफ यू कांट टेक द हीट यू शुड नॉट गो इन द किचन। ये तरीका होता है सियासत करने का। पाकिस्तान में सियासत का ये तरीका है कि आप अच्छे शरीफ लोगों को, मेरा भाई है असद उमर, मैं इसलिए नहीं कह रहा, क्या असद उमर डिजर्व नहीं करता कि वो पॉलिटिक्स में हो? क्या शीरीन मज़ारी डिजर्व नहीं करती वो पॉलिटिक्स में हो? क्या अली जैदी डिजर्व नहीं करते वो? ऐसे ही उनका दिमाग खराब हो गया था कि उन्होंने कहा जी हम सियासत से अलग होना चाहते हैं। ये इस तरह से मुल्क चलते हैं कि आप बदले लेने पर आए तो इस किस्म के बजाय के यकीन हो हर एक को। आज मुझे यकीन हो कि चीफ जस्टिस के पास मैं जाऊंगा या सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा, यहाँ तो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो खुल के खत लिख रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमें चेस किया जाता है, उनका मुदावा नहीं हो सका तो बाकी किसका सियासतदान का हो सकता है? और काजी फायज इस उसका चीफ जस्टिस थे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा था। ठीक है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से फरिया जी आप बात करें। देखें, पहली बात तो यह है कि ये खत जुबैर साहब के इल्म में होना चाहिए कि उमर अत्ताब पंदयाल साहब को लिखा था और वहाँ पे जावेद अहसन साहब को बुलवा लिया था और उनके घर जाके पेश किया गया था। ये जरूर है कि काजी फायज साहब इसको सरफस पे लाए। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि जी काजी फायज सर ने कमेंट दिया है वो तालियां बजा रही थी, मेरा ख्याल है कि जनरली मैं तो अब गलत समझता हूँ कि जब एक बंदे का जो जायज़ कमेंट्स दिया है, कता नज़र को ठीक दिया है गलत दिया है, मैं उससे एग्री करूँ या ना करूँ, उसको ये नहीं हो सकता कि वो तालियां बजा रहे थे, वो उन्होंने कमेंट दिया। लेकिन ये मत भूले कि जब आए तो एक एहसास से जुर्म था जो PTI को घायल कर चुका था और वो जुर्म उन्होंने उस वक्त कमिट किया था काजी फाइज के जब वो उस वक्त बिल्कुल गिनती में थे नहीं थे। काजी फाइज ने तो फिर किसी ने चीफ जस्टिस बनना था, वो तो उन बेचारों को तो जनरल बाजवा जो है उनकी अपॉइंटमेंट जब 2018 में उन्होंने की तो 25-26 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट जो है कंफर्म करके गए। ये एक बड़ी लंबी कहानी, छोटे बहस की बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि काजी फाइज साहब के साथ जब PTI के बंदे जाते थे ना तो तय करके जाते थे और ये बात इनको एहसास जुर्म था। यही वजह थी कि काजी साहब के साथ भी गिल्ट था कि घायल किया। काजी फाइज ने कितने फैसले किए हैं बताएं जी, कौन कौन सा फैसला किया है? जो कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का कि अपने सिंबल का इलेक्शन किया और सिंबल का फैसला जो है वो कोई भी कर लेते। जब इमरान खान नवाज शरीफ साहब के सिंबल लिए गए थे साकिब निसार साहब के वो डेकोरेटेड चीफ जस्टिस के, जब नवाज शरीफ साहब को सदारत हटाया गया था तो कोर्ट वुमन का इलेक्शन में 10 दिन रह गए थे, 10 या 8 दिन रह गए थे और सिंबल चेंज हो गए। उन्हें कहा नहीं जी शेर का सिंबल चूंकि नवाज शरीफ ने दस्तखत किया तो तब नहीं पता चल गया था कि पहली दफा पहले जो कोर्ट वुमन का इलेक्शन था मुस्लिम नून ने वो शायद अगर 15,000 से जीता था तो सिंबल चेंज करने के बाद वो इलेक्शन जो था वो 40,000 से जीता। ये बातें पहले से तय थी कि सिंबल छीनने से इन जगहों से पाकिस्तान के वोटर को पता है कि वो कैसे करते, ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा समझदारी से वोट देता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम सारे उसमें जनाब फैज हमीद का एक जो स्क्रिप्ट लिखा था काजी फैज के खिलाफ, क्योंकि उसके मुजराइम के ऊपर उसको जब फैजाबाद धरने में उन्होंने इम्प्लीकेट किया तो उसके साथ जो कुछ किया वो सारी इमरान खान साहब वफादारी निपटाते रहे। अगर इमरान एक आखिरी फिक्रा, अगर इमरान खान साहब जो है 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद पार्टनर क्राइम ना बनते, 5.5 साल जनरल बाजवा साहब के उनके पूरे शरीक जुर्म ना बनते तो हो सकता है पाकिस्तान की तारीख इससे थोड़ी मुख्तलिफ हो। मैं चौधरी निसार साहब चूंकि मेरे जाती दोस्त हैं उन्हें मैं बात उसमें करता जाऊँ। बिल्कुल तो भाई साहब सही कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मरीम नवाज साहब का जो टॉलरेंस लेवल है वो चौधरी निसार साहब के लिए 0 है और शायद जो गलत फहमियाँ बड़ी हैं तो उसके अंदर जो है मरीम नवाज साहबा और बेगम साहबा मरहूमा जो है उनके भी जज्बात यही होंगे। नवाज शरीफ साहब में कहते हो कि बड़ा दिल है, लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको कि चौधरी निसार जो है बड़ा ही पाकिस्तान का कीमती असासा है। ऐसे लोग जो है सियासत में चाहे शायद काका नवाजी साहब हो, चौधरी निसार साहब हो, हर पार्टी में कुछ असासों का जिक्र जुबैर साहब ने भी किया है कि लोगों को रहना चाहिए, बाकी ऊपर नीचे बातें होती रहती। ये कुछ बंदे ऐसे साथे जावेद हाशमी साहब के लोग हकीकत है कि ये मेरे पास 1 मिनट है नियाज़ साहब अगर इजाजत दे दें जुबैर साहब से बहुत बड़े सासा हैं जी जुबैर साहब एक्टिव होना चाहिए। ओवर टू यू नाउ। जी सॉरी क्या सवाल है? सवाल यही है, आपको पूरा एक रिकैप दिया है नियाज़ी साहब ने, क्या क्या गलतियां PTI से हुई, क्या क्या गलतियां खान साहब से हुई। सो टू से कि ये एक बढ़िया देखें, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहुत गलतियां की और फैज हमीद के हवाले से, साकिब निसार के हवाले से, वो सब चीज़ें हैं जो PTI
ने गलत इकदाम उठाए, इमरान खान साहब ने गलत इकदाम उठाए, हाइब्रिड निज़ाम जो ख़त्म हो चुका था 2008 में उसका रिवाइवल किया 2018 में। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें गलत को गलत कहना चाहिए। अगर हम इस बेसिस पर जस्टिफाई करेंगे कि इमरान खान ने 2018 में गलत किया था, इसलिए 2024 में भी गलत को हम जस्टिफाई करें, 2024 में अगर चोरी होगी तो चोरी ही कहेंगे और उसको हम चोरी को खत्म करने की बात करेंगे। इस बेसिस पर बैलेंसिंग आउट तो कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि 2029 में जब जिसको जो मौका मिलेगा वो फिर करेगा, तो फिर हम कहेंगे 2024 में क्या हुआ। सो आई थिंक अ रॉन्ग इज अ रॉन्ग एंड वी शुड कॉल इट आउट। ये इररिस्पेक्टिव, ये डिबेट खत्म हो चुकी है। भुट्टो साहब ने बहुत ज्यादा गलत काम किए थे जब वो हुकूमत कर रहे थे 71 के एंड से लेके 77 तक। उन्होंने इकोनॉमी को खराब मैनेज किया, उन्होंने ऑपोजिशन को गलत ट्रीट किया, उन्होंने मीडिया को तबाह किया। लेकिन जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया था, द डिस्कशन वाज नॉट अबाउट कि भुट्टो साहब की परफॉर्मेंस क्या थी, बाकी पीपल्स पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया वो फिर अवाम फैसला करेगी। ठीक है जुबैर साहब एंड नियाज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस सेगमेंट। हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारतीय फौज और मोदी सरकार के दरमियान तनाव बढ़ गया है। इसकी एक झलक इंडोनेशिया में मुनक्किदा सेमिनार में नजर आई, जब वहाँ मौजूद भारतीय अटैशी जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भारतीय तैयारों के नुकसान का इतराफ़ कर लिया। कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि पाकिस्तान से जंग में भारतीय फ़िज़ाइया को तैयारों के नुकसान का सामना करना पड़ा। लेट्स वॉच दैट। गुरप्रीत सिंह पन्नू हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो शिव कुमार साहब ने इतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए हैं, ये आप भी कह रहे थे, दुनिया भी कह रही थी, आप क्या भारत में ये बात मानी जा रही है ओपनली? सब तो पहला जी पाकिस्तान दे अवाम, सरकार ते फौज नूं मेरी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भैन इस तो पहला कि मैं इसका जवाब दें, साड़ी हमदर्दी है पाकिस्तान दे वो जवान जिहड़े कि वजीरिस्तान दे विच शहीद होए है और जिस दे पिछे इस इंडिया दी नरेंद्र मोदी ते उस दी रॉ जिहड़ी एजेंसी है उसका हथ है। जिहड़े इन्हां दे जहाज पाकिस्तान ने सुट्टे सी, जदों फ्रांस दी टीम हिंदुस्तान पहुंचती है और उन्हां नूं ऑडिटिंग नहीं करन देंदे जां उन्हां नूं वो मॉनिटरिंग तो रोकदे है, उस तो पता लग जाना चाहिए है कि ये किस्सा जिहड़ा है यह जंग हिंदुस्तान ने हार ली सी ते पाकिस्तान दी ते तुहाडे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होरां दी फतेह हुई सी। सो उसने हुण शिव ने की किया जां की नहीं किया वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जेड़े टुकड़े तुसी उन्हां दे जहाज़ां दे दुनिया विच विखाए है उस तो वड्डा कोई सबूत नहीं है कि हिंदुस्तान दे जेड़े जहाज़ है लड़ाकू जहाज़ जेड़े कहंदे सी नहीं डेगे जा सकते वो पाकिस्तान दी फौज ने तबाह कीते है। राइट, सो आपने कहा कि रॉ मुलव्वस है वज़ीरिस्तान में और दीगर और कहाँ ये क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या है और पाकिस्तान अवेयर भी है, लेकिन इस किस्म के और किन किन इलाकों में रॉ मुलव्वस है? देखो उस तो पहला ये आपां नूं देखना पैना है कि पहलगाम दे विच जिहड़े है इन्हां ने एक फॉल्स फ्लैग हमला किया और वो हमले तो 10 मिनट बाद कहन लग गए कि जी असी पाकिस्तान दे उत्ते हमला करांगे, जवाबी हमला। हुण अज वजीरिस्तान दे विच पाकिस्तान दी आर्मी दे कॉनवॉय दे उत्ते इस इंडिया दी रॉ एजेंसी जिस दा मुखी है पराग जैन, ये गल बहुत ध्यान नाल आपां नूं सुनन वाली है। जो अज दा मुखी पराग जैन है वो थोड़े इस्लामाबाद इंडिया का जिहड़ा हाई कमीशन का ऑफिस सी उस दे विच भी रॉ दा जिहड़ा डेस्क है उसका मुखी रह चुका है और उसे पराग जैन ने पाकिस्तान दे विच रह के जिहड़ा जसूसी जलाल है पूरे पाकिस्तान च फैलाया। जिन्ने भी अतवादी संगठन है पाकिस्तान दे विच चलदे अफगानिस्तान की मदद दे नाल ते हिंदुस्तान की मदद नाल उन्हां नूं इसने पैसे दिते हुए है और अज जदों पराग जैन राह दा मुखी बनता है तो उन्हां अतवादियों तो यह आर्मी जिहड़ी पाकिस्तान दी है कॉनवॉय ते हमला करवाउंदा है और जिहड़े 13 तो वध जिहड़े जवान शहीद हुंदे है
ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਡਰੋਨ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰदुस्तान फैला रहा है, ਜਿਹੜਾ नरेंद्र मोदी फैला रहा है। राइट, सो एक और आपको लगता है कि दोबारा एक जंग हो सकती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान? देखो जंग का तो मैनू पता नहीं, पर मैं एज ए एक सिख ਜਿਹੜਾ कि खालिस्तानी पक्षी है जिसने पंजाब ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 84 ਚ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, पूरी भारती फौज ने पंजाब जिहड़ा है कब्जे वाला उसनू एक किलिंग फील्ड्स ते उथे उसनू एक दहशत गर्द खाना बना के उथे शमशान घाट बना दिता। पर असी लड़ना नहीं हटे, असी आज़ादी दी जंग लड़नों नहीं हटे। अज पाकिस्तान दी सॉवरेनिटी दे उत्ते हमला होया है, अज पाकिस्तान दे फौज दे जवान शहीद होए है। जे तुसी इसनू अतवादी हमला कह के ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿਵੇਂ करने हैं ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ होंद ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ है। राइट, सो क्योंकि आपने सिख कम्युनिटी का जिक्र किया, एक और बड़े ज़बरदस्त रिनाउंड सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। आपको पता ही होगा सरदारशी 3 फिल्म की सूरत में जब, क्योंकि उसमें 2 पाकिस्तानीज़ हैं और इसलिए बहुत सख्त इतराज़ किया भारत ने कि पाकिस्तानी फ़नकार क्यों शामिल हैं इस सरदारजी 3 में। सो प्रोड्यूसर्स ने यह फ़ैसला किया है कि पाकिस्तानी फ़नकारों को फ़िल्म से बाहर नहीं निकाला जाएगा, जो मर्ज़ी हो उनकी फ़िल्म के साथ। ज़रा दिलजीत दोसांझ की स्टेटमेंट देखिएगा। इस मूवी में पाकिस्तान की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हानिया आमिर भी हैं। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतना सख्त स्टांस लिया है, उन्हें का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वो दिलजीत दोसांझ हैं जो कि कुछ चंद माह पहले उनको खुद भारतीय प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ़ कर रहे थे। ज़रा देखिए। सो आई डोंट नो आपको मूवीज़ का इतना पता है कि नहीं, लेकिन ये वही हैं जो पहले भारतीय वज़ीर आज़म इनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे, आज इनको गद्दार कहा जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है। गुरप्रीत सिंह साहब, देखो मेरा जड़ा इस दे उत्ते गल करन दा तरीका है और बिल्कुल मेरी गल जड़ी है मेरी दिल दी आवाज़ हुंदी है। और मैं ये पाकिस्तान वालियां नूं भी कहना चाहना कि तुसी दलजीत सिंह दोसांझ दी आवाज़ सुनी है, उस दे DNA दे विच हिंदी ते हिंदुस्तान ते मेरा भारत महान वड़िया होया है। तुसी सुनी है उस दी गल कि वह एक लफज भी पंजाबी का नहीं बोलता, वो हिंदी बोलता है, क्योंकि जिन्ने ये कलाकार है जदों ये दुनिया दे विच सामने आना चाहते हैं, चाहे वो दलजीत सिंह दोसांझ है चाहे करण सिंह औजला है, सब तो पहला काम ये की करते हैं अपने नाम दे नालों सिंह मिटा देंदे है। पहला सवाल मेरा सारे कलाकारां नूं ये है कि अपने नाम दे नाल तुसी सिंह क्यों मिटाउंदे हो? क्योंकि थोड़े अंदर DNA हिंदुस्तान दा ते हिंदी दा वड़ गया है। थानू शर्म महसूस हुंदी है कि सिर दे उत्ते तुसी दस्तार सजा लेंदे हो, पर सिंह लिखण तो तानू शर्म आउंदी है। हिंदुस्तान दे नरेंद्र मोदी दे सामने बैठ के कह रहा है कि मेरा भारत महान। सो जेड़ी जंग दलजीत सिंह दोसांझ दी है, मेरी पाकिस्तान दे अवाम नू बेनती है, ये हिंदुस्तान वर्सिस हिंदुस्तान, इंडियन वर्सिस इंडियन दी है। झंडा इसने हिंदुस्तान दा फड़िया हुंदा है, भावें कई इसने मूवियां बनाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ कि चाहे पंजाब दे उत्ते है, पर ਜਿਹੜੀ पंजाब दी मूवी दलजीत सिंह दोसांझ ने बनाई सी उस दे उत्ते उस दे विच इसने साडे ਜਿਹੜੇ जुझारू सिंह सी उन्हां दा करैक्टर लुट्टा खोहां वाला भी बनाया है।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਲਿਖ, ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੜ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਐ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਐ, ਸਿੰਘ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੇਗਾ। वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस, आपने तो एक अलग एनालिसिस किया इसके ऊपर, वेरी इंटरेस्टिंग। ਭੈਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਮਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ DNA, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟ ਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ है। राइट, सो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई अमेरिका में, बहुत इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से, और तकलीफ भारत को इतनी ज़्यादा हुई, ये तकलीफ की क्या वजह थी? ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੈਣ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਸ ਮੈਨ। Yes, indeed. Thank you so much, Gurpant Singh Punnu साहब, for joining us on the program. यकीनन हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को बहुत पजीराई मिल रही है और यकीनन पाकिस्तानियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और फ़ख्र की बात है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।